हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। इस चैनल पे एक तरह से ये फर्स्ट वीडियो होगा और ये फर्स्ट वीडियो फिजिक्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे स्कोरिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तरह से बोला जाए तो सभी चैप्टर्सों का आप किंग बोल सकते हैं। जिससे जेई एडवांस या इवन जेई मेन हो या मेडिकल का एग्ज़ाम हो, यानी इस तरह के किसी भी टाइप के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका क्वेश्चन बनाने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना होता है, वैसे चैप्टर को मात्र 15 कंसेप्ट, वो भी यानी जैसे उस 15 कंसेप्ट को ही अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप उस पार्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये राइज हो रहा हो कि सर वो चैप्टर कौन सा है। वो चैप्टर है रोटेशनल मैकेनिक्स, ठीक है, जिसको सिंपली रोटेशन भी बोलते हैं। यानी पूरे मैकेनिक्स का अगर निचोड़ जिस चैप्टर में होता है वो होता है रोटेशन। तो इसीलिए इस चैनल पे, हालांकि हमको सबसे फर्स्ट वीडियो नहीं अपलोड करना चाहिए था, मेरे को सबसे स्टार्ट करना चाहिए था काइनेमेटिक्स या वेक्टर या इवन क्लास 12 का, लेकिन हम इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो रोटेशनल मैकेनिक्स का एक तरह से अपलोड करेंगे और एक तरह से इस वीडियो के थ्रू, और इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक आप जरूर देखिएगा, और वो भी आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ। जो 90% बच्चों के साथ ऐसा होता है और वो किसी न किसी तरीके से डिप्रेस होते हैं और एक तरह से सोसाइटी में उसको बहुत हल्के में लिया जाता है कि ये बच्चा नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है। तो एकदम आप तैयार हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक नोट रखे हैं, ठीक है। हालांकि उसका पीडीएफ फॉर्म भी हम प्रोवाइड करेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होगा क्योंकि चैनल बिल्कुल न्यू है, ठीक है। तो अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, जो भी हम अभी हम बोलेंगे, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। ये नहीं है कम, क्योंकि ये कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। हिंदी पूरे इंडिया में एक तरह से, इंडिया का और भी डिफरेंट कंट्री में भी एक तरह से बोला जाता है, जो इंडिया का पड़ोसी कंट्री है, तो वो सारे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स लैंग्वेज में है, ताकि बच्चों को लगे कि यार फिजिक्स कोई मतलब हाई फाई सब्जेक्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खासकर जो इंजीनियरिंग, जो आईआईटी जेईई और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपलेस्ट वे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर बात किया जाए, कंसेप्ट नंबर 1 है पॉइंट बॉडी के केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो उस केस में I=mr² अप्लाई करते हैं। अगर हमें एक्सटेंडेड बॉडी दिया हो तो उस केस में DI=dmr² वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसमें फर्स्ट है, इसको हम ऐसे ही इसलिए लिख दिए ताकि स्क्रीन पे दिखे भी और आपको जब लगेगा कि देखिए इसमें एक तरह से जीवंत टाइप का माहौल रहेगा कि आपको लगेगा कि यार कॉपी में लिखा हुआ है और आपके खुद का जैसे लगेगा खुद से नोट हम बनाए, ठीक है। और ये काफ़ी एक तरह से शॉकिंग है कि मात्र 15 कंसेप्ट में जिस रोटेशन को पढ़ने के लिए मतलब क्या बोला जाए, उसमें इवन 100 से भी ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल कंसेप्ट टाइप से लिया आता है, लेकिन मात्र 15 कंसेप्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग बात करते हैं, यानी I=mr², ठीक है। यानी और यही अगर एक्सटेंडेड बॉडी दिया होता है तो DI क्या यूज करते हैं, dm×r² यूज करते हैं। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब क्या हो, जैसे ये सपोज दैट ये एक्सिस है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे m1 बॉडी है, ये m2 बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 दिया हुआ है, ये r2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो क्या निकालते हैं, mr², m1 r1², अगर ये r1 डिस्टेंस है, फिर ये m2 r2², ऐसे इस तरह से अगर बहुत सारा बॉडी दिया हो तो हम लोग अप्लाई करते हैं, आए समझ में। उसके बाद अगर यही एक्सटेंडेड बॉडी दिया होता है, जैसे ये सेंस रहेगा, ऐसा एक रॉड दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग तो बेसिक फॉर्मूला किसके लिए पढ़े हैं, पॉइंट मास के लिए पढ़े, बट यहाँ पे हमको दिया कौन सा है, एक्सटेंडेड बॉडी दिया हो। तो एक्सटेंडेड बॉडी के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाएंगे और फिर dx थिकनेस का एलिमेंट लेंगे और फिर इस सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है।
यानी यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पहले इसका मास निकालना है। तो इसका दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेंथ L है, मास M है, तो सिंस L लेंथ का मास M है, तो देयरफॉर dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग di इक्वल टू क्या यूज करेंगे, dm। di इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर होता है, तो dm कितना आ जाएगा, m/l इंटू dx। ये आपका dm हुआ, इंटू आर स्क्वायर होता है, तो आर यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहाँ तक, अगर एक एंड से है तो जीरो से लेके कहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रॉड कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जीरो से लेके एल तक, तो यहाँ पे आप आई कर दीजिएगा। आया समझ में, यानी ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी का क्वेश्चन होगा, आपको ऐसे ही फॉर्मेट में लाना है। आपको क्या करना है, एक डिफरेंशियल लिमिट लेना। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे हो सकता है स्फेरिकल बॉडी हो सकता है सर्कुलर डिस्क हो, सर्कुलर रिंग हो, कोन हो, तो उस सभी केसेज में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से हो तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका दो है, इसमें दो थ्योरम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब फाइंड करने का दो थ्योरम होता है। एक होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी एक थ्योरम जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होगा, उसमें जैसे सपोज ये कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी लेमिना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेमिना। लेमिना मतलब क्या हो, जो बिल्कुल एडजस्ट कर जाए, क्या कर जाए, एडजस्ट कर जाए। ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, और ये मान ले जेड एक्सिस है, और ये मान ले वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे इसके यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी एक्स, यानी यहाँ पे आप इसको एक्स और इधर भी मान लीजिए एक्स डैक्स नीचे, यानी एक्स जो होगा, जो आई वाई वाई और प्लस आई जेड जेड, ऐसे यानी परपेंडिकुलर, मैच्योरली परपेंडिकुलर हो सकता है। ये आई जेड जेड जो हो, जो आई एक्स एक्स और प्लस आई वाई वाई के इक्वल हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यानी ये तीनों क्या होना चाहिए, मैच्योरली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस दोनों का, इसका यानी इसका जो ये जो होगा, इस दोनों का क्या होगा, सम होगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो कंसेप्ट होगा, इसमें यानी इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड में इसको ले लीजिए। और उसके बाद होता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, अगर हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हमको यहाँ से किस जैसे, और वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, हमको आर डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई पी जो होगा वो क्या होगा, आई कोम प्लस एम डी स्क्वायर होगा। क्या होगा, आई कोम प्लस एम डी स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं ना, ये चीज़ हो गया। यानी आप काफ़ी आसानी के साथ, अब इस सब पे हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, हालांकि इस वीडियो में सिर्फ 15 कंसेप्ट पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंसेप्ट था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हालांकि जनरली इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में नहीं आए तो आप समझिएगा, यहाँ पे है ना, जनरली जो हम लोग लेते हैं आई जेड जेड लेते हैं, यानी ये अगर एक्स वाई परपेंडिकुलर ऐसे है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, इसके लिए रियली आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे वेरी सॉरी। ठीक है, देखिए तीनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज रियली फैक्ट थिंग्स। बट मेरे को, हम लोग को ये समझना है कि यहाँ पे जो तीन एक्सिस मैच्योरली परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन हम लोग को वैसे दो एक्सिस पे दिमाग लगाना है जो क्या हो, लेमिना से पास करें, यानी लेमिना के प्लेन पे ही लाई करें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है वो क्या है, इस पार्टिकुलर बॉडी के प्लेन पे है। ठीक है ना, जैसे सपोज दैट ये कॉपी है। ठीक है, तो एक इसका क्या होगा, जेड एक्सिस ये होगा, और एक्स एक्सिस इधर लेते हैं, वाई एक्सिस इधर। तो एक्स और वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। तो यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, आई जेड जेड, वो क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के इक्वल होगा। आया समझ में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आई एम सॉरी रियली। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद
तीसरा है जिस डायरेक्शन पर बॉडी को रख, देखिए जिस डायरेक्शन पर बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सेम होता है उसी डिस्टेंस पर हम उसी को हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। देखिए एक थर्ड जो कंसेप्ट इसमें होगा वह रेडियस ऑफ जायरेशन का होता है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया जाए ये बॉडी है, ठीक है, अब इसके अबाउट मान लिया मोमेंट, इस बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, ठीक है, क्या है mr² है। अब थोड़ा समझिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन को, ये आपका मान लिया जाए, हम मान लेते हैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एक स्पेशल टाइप का बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr² है, ठीक है। अब हम क्या करिए एक एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है, और इस पूरे बॉडी को है ना हम के डिस्टेंस पे डाल दिए, हम एक तरह से इसको पॉइंट मास मान के चल रहे हैं, ठीक है, यह हालांकि एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा mk² हो जाएगा। देखिए इसमें हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाए ना, तो लॉजिक तो हम तुरंत लगा देते हैं जो भी ट्रू लव बहुत सारा ऐसा टॉपिक हम रखे हैं और काफ़ी लॉजिक हम बनाएंगे, एक तरह से बहुत कम सेकेंडों में हम लॉजिक बना सकते हैं, बट ये सब काफ़ी आसान है तो ज़्यादा समझने में भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे बॉडी को क्या कर दिया हम के डिस्टेंस पर रख दिए, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा mr² इक्वल टू mk², ठीक है। तो आप ऐसे इक्वल कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए जो आंसर आएगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा mr² ही रहेगा, हम यहाँ पे i को इक्वेट किए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं i1, इसको कर दीजिए i2, हालांकि ये दोनों वैल्यू सेम होगा, ठीक है। उसके बाद कैविटी टाइप प्रॉब्लम में हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे 4th नंबर में आपका जो आएगा कैविटी टाइप प्रॉब्लम, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल है। अब देखिए एक रोटेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज, जब स्फेयर बोला जाए तो आप ये चीज समझ आइए कि स्फेयर जब भी बोला जाएगा तो वो सॉलिड स्फेयर होगा। कौन सा स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। अब जैसे इस पार्ट को ऐसे दिया हुआ है, ये पार्ट क्या खोखला टाइप का कर दिया गया, खोखला मतलब उसको हटा दिया गया। अब इसमें इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब इसमें क्या मतलब इसमें है ना हम लोग ये दिमाग लगाएंगे कि देखिए जैसे ये पूरा सॉलिड स्फीयर में इस पार्ट को क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया, तो हम ऐसा मानेंगे कि इसमें है ना, जैसे इसका मान लिया अगर हम इसको इस खोखला पार्ट को अगर हम पैक करना चाहते हैं तो इसमें अगर m मास डाल दिए तो इसमें हालांकि मास निगेटिव नहीं होता है, लेकिन देखो बहुत सारे केसेस में तुमको मानना भी पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है लेकिन मानना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपको इसमें सोचना पड़ेगा डिफरेंट सिचुएशन में कि आपको ये देखना होता है कि रियली में ऐसा होता नहीं है, रियली में ऐसा होता नहीं है। जैसे लाइफ में ऐसा केसेस बहुत बार आप देखे होंगे कि वैसा आप लोग को मतलब आप जैसा सोचते हैं, ठीक है, बट वो ऐसा होता नहीं है। तो आप क्या करते हैं उसके इसमें ज्यूम कर लेते हैं, वही चीज़ है, मास निगेटिव नहीं होता है। बट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस पार्टिकुलर खोखले बॉडी के केस में हम क्या करेंगे, जितना प्लस m था उतना ही माइनस m डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक तरह से इसमें प्लस m डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा स्फीयर हो जाएगा जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, और इसमें ये पार्ट क्या माइनस m हो जाएगा। तो एक तरह से कुल मिला के, ठीक है, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्फीयर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आया समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद है आपका, ये था आपका 4th नंबर कंसेप्ट। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 5th नंबर कंसेप्ट पे। कैविटी टाइप प्रॉब्लम में हम कॉमन सेंस यूज करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। टॉर्क फाइंड करने के लिए, देखिए टॉर्क फाइंड करने के लिए R क्रॉस F यूज करते हैं, ठीक है, R क्रॉस F, और ये आपका RF साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा RF साइन थीटा, तो देखिए R और F साइन थीटा को एक साइड ले लीजिए, तो यानी क्या आ गया, R आ गया, R को R ले लेंगे डिस्टेंस, और फोर्स का वैसा कंपोनेंट लेंगे जो क्या हो, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। जैसे मान लिया जाए हम लोग ऐसे एक बॉडी ले रहे हैं, अब यहाँ पे क्या किए हम यहाँ पे इस बॉडी के अबाउट इसको एक तरह से रोटेट कराना है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिए फोर्स ऐसे लिए, थोड़ा समझिएगा अच्छे से, फोर्स हम यहाँ पे लिए, यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका कुछ दिया है, सपोर्टेड R दिया हुआ स्मॉल r,
तो हम क्या बोले हैं यहाँ पे, अगर टॉर्क बताना होगा तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर तो बोले हैं, लेकिन हम लोग फोर्स का वैसा कंपोनेंट लेंगे जो क्या हो, रेडियस वेक्टर के जस्ट परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, आए समझ में। तो यानी ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, आए समझ में। तो ये आपका कौन सा पॉइंट था, 6 नंबर पॉइंट था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उस केस में एफ नेट जीरो होता है, टाउ नेट जीरो होता है। अगर हमें हिंग दिया हो तो उस केस में एन एक्स और एन वाई अप्लाई करते हैं। थोड़ा इस चीज़ को समझिएगा, जैसे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में दिया होता है, खासकर रोटेशन में, तो रोटेशन में अगर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ किया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यानी इस केस में एफ नेट भी जीरो होगा और क्या होगा, टाउ नेट भी जीरो होगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी समझिएगा, हिंग वगैरह भी दिया रहता है, खासकर जब एस.सी. वर्मा वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा 3-4 क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है, अबाउट 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंग वर्ड यूज़ किया होता है। हिंग नहीं होता है, जैसे दरवाजा टाइप का हो गया, तो दरवाजा में इस तरह से ऐसा सेंस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें यहाँ से इस तरह से दीवार लगा हुआ है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब कभी भी हिंग टाइप का क्वेश्चन हो तो उस केस में आप इधर क्या मान लीजिए, एन एक्स मान लीजिए, और इधर क्या हो जाएगा, एन वाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद टॉपलिंग, हाँ ये टॉपलिंग के केस में हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ये आपका 7 नंबर कंसेप्ट है। और 8 नंबर कंसेप्ट है, अगर बॉडी रोल करता है तो उस केस में v इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा अप्लाई करते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही मतलब क्या बोला जाए, जनरलाइज, मोस्ट जनरलाइज कंसेप्ट है। बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस खासकर रोलिंग मोशन के क्वेश्चन में। और हम ये बोल रहे हैं गारंटी, एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद, काफ़ी मतलब एनालाइज करने के बाद हम एक जनरलाइज कंसेप्ट दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि बुक में भी मिलेगा आपको, बुक में भी अलग फॉर्मेट में मिल सकता है, हो सकता है आपको थोड़ा सा यूनिक टाइप का लगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं इस पे आप किसी भी, हालांकि ये पहले भी बोल चुके हैं, हम एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो भी करेंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लिया ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब ये बॉडी रोल कर रहा है, तो ये बॉडी है और ये क्या है, कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर बॉडी रोल करता है तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस पे वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो होगा वह कॉन्टेक्ट के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो बॉडी क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। इन सिमिलर मैनर एबीसी के साथ भी यही हो सकता है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आए समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो होगा आपका 9 नंबर कंसेप्ट। अगर बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करे तो उस केस में हम k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट है, यानी बॉडी अगर कंबाइंड मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर भी होगा। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ट्रांसलेशन मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला जो होगा एल इक्वल टू क्या होगा, एम वी होगा अब प्लस, यानी एंगुलर मोमेंटम, तो एम वी आर जो कि होगा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम पॉइंट मास सेकंड एम वी आर होता है, अब प्लस आई ओमेगा भी होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर सिस्टम पर नेट टॉर्क 0 हो, देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अगर सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 होता है तो उस केस में एल कांस्टेंट होता है। एल मतलब क्या हुआ, एल मतलब लब मत समझ लेना, एल मतलब हो जाएगा कोड लैंग्वेज यूज बहुत सारे लोग करते हैं, हालांकि आप लोग नहीं करते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब आप, हम जो भी बोल रहे हैं ये सब जो भी थोड़ा इधर उधर का बात करेंगे तो आप बिल्कुल अपने ऊपर मत लीजिएगा, बात समझ में ना, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एल कांस्टेंट, यानी एल कांस्टेंट मतलब लव कांस्टेंट नहीं, लव कांस्टेंट होता ही नहीं है, लव वेरिएबल होता है। यहाँ पे एल का मतलब हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आया समझ में। तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में लीनियर मोमेंटम 0 होता है, तो उस केस में क्या होगा,
यहाँ पे अगर टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये सभी चीज़ें है ना क्वेश्चन पे ज़्यादा समझ में आ गया। ठीक है, इस पर हम क्वेश्चन का एक सीरीज इसी चैनल पे आपको मिलेगा, और जो कि पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। जैसे ये पूरे थ्योरी, ये जो कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग एक पार्टिकुलर बुक जो कि अनुराग मिश्रा के द्वारा लिखा गया बुक है, उसको हम लोग उस पार्टिकुलर बुक को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि जो लगे, ताकि आपको ट्रस्ट डेवलप हो कि यार मतलब पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई मतलब चैनल नहीं है जो एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो करा दे। क्योंकि देखिए आपको एक मतलब लिमिट नहीं है कि कितना बनाया जाए, धरले से आदमी पढ़ाया जा रहा है, पर हमको स्कॉलर अभी नहीं बनना, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, खैर अभी हम लोग पुनः इस पे आते हैं। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर, यानी एल इनिशियल इसके लिए क्या होगा, एल फाइनल होगा। आए समझ में? ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। उसके बाद आपका 10 नंबर कंसेप्ट है एंगुलर इंपल्स का भी। इसमें एंगुलर, जिस तरह लीनियर इंपल्स इसका भी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, उस तरह से इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन वही है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी समझिएगा, जैसे बॉडी अगर कंबाइंड मोशन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कंबाइंड मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस होगा जो किसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जैसे बॉडी सपोर्टेड, इस तरह का बॉडी ऐसे है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी बॉडी शुरू में क्या करेगा, वीसी वेलोसिटी से मूव भी करेगा, और उसके अलावा ये रोटेट भी कर रहा है ऐसे ओमेगा से, तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे क्या होगा, इधर आर ओमेगा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका वीसी हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ही होता है बॉडी के हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वीसी होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट सरफेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो कि कितना है, वीसी है, और वेलोसिटी ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस हम लोग को यानी 20 का लूम, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिया यानी रेस्ट में, तो क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया, यानी आपका वीसी का क्या आ जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा। आया समझ में, ये चीज़ है। तो ये आपका कितना ये हो गया आपका 10 नंबर कंसेप्ट। उसके बाद है रोलिंग मोशन को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन माना जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये भी समझिएगा, जैसे एक बॉडी ऐसे है, ठीक है, और ये बॉडी रोल कर रहा है, सपोर्टेड बॉडी रोल कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, सेंटर, कोई भी फ्री बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट आप इसको प्योर रोलिंग में ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, प्योर रोलिंग में, यानी सॉरी थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, अगर कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास यानी अपने जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, हालांकि ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग अलग होता है, लेकिन जनरल सिमेट्रिकल बॉडी में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ मास के मतलब सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड ही करता है। तो यहाँ पे जैसे ये अगर रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, और ये एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट रोल कर रहा है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस के अबाउट इसको आप प्योर रोटेशन में मान सकते हैं। किस में मान सकते हैं, प्योर रोटेशन में। आए समझ में? ठीक है, तो ये था आपका 12 नंबर कंसेप्ट। 13 नंबर कंसेप्ट है, अगर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता चले तो उस केस में हम फॉलोइंग कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर फोर्स लोअर डायमेट्रिक प्लेन पर एक्ट करता हो तो उस केस में देखिए समझिएगा, सबसे बड़ा चक्कर होता है रोलिंग मोशन के केस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना, और इसका बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट बताएंगे। यानी रोलिंग मोशन के केस में हम इसको लिख दे रहे हैं, अगर के स्क्वायर यानी के स्क्वायर अगर ग्रेटर देन आर एक्स हो, आर एक्स, ठीक है,
उसके बाद के स्क्वायर देखिए ये के जो होगा ना, ये होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, थोड़ा समझिएगा। ये के स्क्वायर ग्रेटर देन आर एक्स है, के स्क्वायर लेस देन आर एक्स है, और के इक्वल टू जो है ना, के इज इक्वल टू आर एक्स है। आए समझ में? अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो होता है ना, इसका मतलब बैकवर्ड होता है, यानी थोड़ा समझिएगा देखिए हम ये करना चाह रहे हैं, जैसे मान लिया कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। अब क्या किए, यहाँ पे हम ऐसे फोर्स लगाए, एफ फोर्स ऐसे लगाए, ठीक है, और ये एक्स डिस्टेंस पर फोर्स लग रहा है। कितना डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है? एक्स डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हम आपसे पूछे एफ गुने एक्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एफ गुने एक्स, ये एफ गुने एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर हम इस फोर्स को मेरा मतलब ये है, जैसे इस फोर्स को लगाए तो ये सेंटर से है ना एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका जो होगा, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो आर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे में आर होगा इसका, इस बॉडी का जो भी अगर स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस होगा तो आर एक्स, और इसका अपना कुछ रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा। बताया था ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एम के स्क्वायर को उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट के थ्रू जो एक्सिस पास करता है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, या आप उसके कोरस्पोंडिंग एक्सिस ले सकते हैं। यानी सिंपल भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप एम के स्क्वायर सिक्वेट कीजिए तो आप लोग रेडियस ऑफ जाइरेशन तो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही आर एक्स का वैल्यू हो जाएगा, और ये आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें जिस कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, ठीक है ना, अगर ये के स्क्वायर आर एक्स से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तब इसको आप ऐसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये किधर लाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइन ये देख सकते हैं। अगर लेस देन होगा माने ये साइन इधर होगा, तो फिर क्या लाएगा, ये लाएगा आपका राइट वर्ड। क्या लाएगा, राइट वर्ड लाएगा, ठीक है। और इसके बाद, और ये आपका नहीं अगर ऐसा रहेगा तो नो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये तो अपना लॉ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए जैसे एक हम नॉर्मल सा एक्सपीरियंस, आई थिंक एक्सपीरियंस ही बोल सकते हैं, नो एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते। ये देखिए जैसे आप ऐसे कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, जहाँ बहुत सारे भाई लोग रहते हैं, भाई लोग मतलब डॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप बचपन में ऐसा रूल पढ़ते हैं कि अगर हम कोई गलती करते तभी मेरे को सज़ा मिलता है, ऐसा होता है ना जनरल। जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जैसे आप अगर कोई गलती करते तो आपको सज़ा मिलेगा, नेचर आपको सज़ा देगा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल फैक्ट भी है, ठीक है, यानी ये लॉ होता है। लेकिन जब आप एक तरह से जाते हैं कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में हालांकि अंडर 10th क्लास तक या अंडर 10 तक आप नॉर्मल वे में, या इवेंट अब तो क्लास 12 तक भी बच्चे कोचिंग वगैरह में स्टडी करते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं। अब ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ, ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं जहाँ पे रैंकिंग वगैरह काफ़ी, मतलब एक तरह से, हालांकि यहाँ पे इंडिया में अभी भी इस पर रोक है, बट कहीं ना कहीं होता है कुछ लेवल पे। अब वहाँ पे आप गए, फर्स्ट दिन कॉलेज एंट्री की है, ठीक है, अब जा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो आप आराम से मतलब पूरे एक होता है ना यूनिफॉर्म के साथ, थोड़ा सा और सोचे कि यार फर्स्ट क्लास जा रहे हैं, फर्स्ट दिन जा रहा है, थोड़ा माहौल बना के जाए, मतलब आराम से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सीनियर लोग वहाँ पे खड़े हैं, हालांकि आपको नहीं पता है कि ये, आप तो नॉर्मली सोच रहे हैं कि होगा कोई भाई सिंपल, हमको उससे क्या मतलब, हमको तो भाई सिंपल पढ़ने से मतलब है, क्लास जाने से मतलब है, सर को रिस्पेक्ट देने से मतलब है। अब वो गया सीधा डायरेक्ट, और दो भाई लोग उसको भयानक लपड़ नहीं थप्पड़ दे दिए, ठीक है। अब वो बेचारा कंफ्यूज है कि यार हम तो कोई गलती नहीं की है, हम तो अंडर 10th क्लास तक ये पढ़े थे कि कोई भी अगर हम एक्शन करेंगे तो हमको रिएक्शन मिलेगा, बट यहाँ पे तो हम कुछ किए नहीं, यहाँ तो हम तो सिंपली जा रहे थे, बट बिना गलती का मेरे को लग गया, ठीक है। हालांकि बाद में उसको पता चलता है कि चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूसरे तरीके से रहना होता है, ठीक है, तो उसको पता चल गया कि नहीं, हर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह जो आप लॉ, जो आप जानते हैं, जो आपका कॉमन, जो आपका लॉ आपको पढ़ाया गया है,
या आप अपने लेवल से जो अंदर 10th क्लास तक या एक लेवल तक, एक स्टैंडर्ड तक लॉ बताएगा, उसी को वही फॉलो हो, वही चीज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें एक और लॉजिक हम देना चाहेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हालांकि इससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हम भी सराउंडिंग में देखते हैं। जैसे देखिए जैसे बहुत सारे बच्चे ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव में ट्रू, हम उसको ट्रू लव बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो सोचते हैं क्या, वो जैसे किसी इलेक्ट्रॉन से लव, ट्रू लव करते हैं। ठीक है, तो क्या सोचते हैं कि हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम उसको बहुत मान रहे हैं, हम उससे बहुत बात कर रहे हैं, हम उससे पूरा टाइम दे रहे हैं, ये वो पूरा, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप सोचो कि हमको रिटर्निंग में वैसा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है, समझ में आ रहा है ना। आपको मतलब जो ल पढ़े हैं वो ल होता है, कभी कभी मतलब आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हो गया कि ये होता है ऐसा कंडीशन, लेकिन कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि के स्क्वायर आर एक्स से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो जनरली, हालांकि जो अभी हम बता रहे हैं कॉमन सेंस वाला, ये हर एक जगह अप्लाई होता है। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन सेंस हर एक जगह काम करता है ना। तो वही चीज़ है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पता ना चले कि किधर ले, मतलब नहीं इससे कैलकुलेट हो, तो वहाँ पे अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है। लाइफ में कभी भी है ना, मतलब अपना कॉमन सेंस जरूर इतना डेवलप करके रखिए। और आपका डेवलप कॉमन सेंस तभी होगा जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अपने आप कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है। कॉमन सेंस के लिए हमको लगता है स्पेशल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं होता है। आप सिंपली हम तो ये बोले कि फिजिक्स और मैथ ज़्यादा पढ़िए, हालांकि केमिस्ट्री भी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को बहुत डेप्थ तक पढ़िए, अपने आप आपका कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा और उस कॉमन सेंस को अपने रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ पे हमको डायरेक्शन नहीं पता चला, लेकिन ये चीज़ है कि बॉडी है ना ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना ये है कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा। तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में क्या पढ़े हैं कि बॉडी के मोशन को ना बॉडी के मोशन को अपोजिट नहीं करता है, बिल्कुल गलत डिफिनीशन है। रिलेटिव यानी कॉन्टेक्ट सरफेस के, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो होता है कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में जिधर होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बॉडी किधर जा रहा होगा, आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लाएगा, सिंपल। अब हर एक जगह ई मत अप्लाई करने लग गया, बताए थे ना कॉमन सेंस। तो वही चीज़ है, फिर अब नेक्स्ट टाइम से बच्चा जब भी कॉलेज आता तो कॉमन सेंस अप्लाई करता था कि यार जब कॉलेज आ रहे हैं तो थोड़ा सोचना है वहाँ पे। ठीक है, कि मतलब जैसे सीनियर लोग हैं तो थोड़ा सर झुका लेना है। उसके बाद थोड़ा सा अगर कहीं डांटा भी जा रहा है तो वहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है, ऐसा समझना है। तो आप अपना कॉमन सेंस हर एक चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र में आप है, मतलब होता है ना, आप ऐसा तो नहीं कि हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं 24/7, ऐसा नहीं होता है। आप सोते हैं और भी आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना होता है, तो उस केस में भी अपना कॉमन सेंस को ओपन रखिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब हर एक जगह ये मत अप्लाई करने लगे, ठीक है, ऐसा समझ में ना, या हर एक जगह आप ये अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि मतलब अच्छे से कैलकुलेशन, हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है, दुनिया कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है, ये विश्वास रखिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो यही चीज़ है। अब उसके बाद यानी यहाँ पे तो ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब अगर इंक्लाइन यानी 40 नंबर कंसेप्ट है, हाँ एक चीज़ ये भी समझिएगा, ये तो आपका अपवर्ड था ना, ये अपवर्ड था ऐसे, मैंने ये सेंटर से ऊपर था, सेंटर से नीचे रहेगा ना तो जस्ट रिवर्स कर जाएगा, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो ये चीज़ है। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन हो तो उस केस में हम रोटेशन का ही बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पर जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, एक बॉडी है और ये मतलब इस तरह से रोल कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जो भी मैकेनिक्स पढ़े हैं उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद लास्ट कंसेप्ट है पूरा रोटेशन का। अगर बॉडी किसी सरफेस पर फ्री रखा हुआ है तो उस केस में बॉडी सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करेगा, चाहे बिफोर कॉलिजन हो या आफ्टर कॉलिजन हो। हाँ कॉलिजन टाइप का क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक लेवल का होता है, तो आप इसको अच्छे से अप्लाई कीजिएगा जब कभी भी कॉलिजन हो। ठीक है, स्पेशली कंबाइंड बॉडी के केस, कंबाइंड मोशन के केस में, तो याद रखिएगा फ्री बॉडी हमेशा
अगर होता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है। अगर बॉडी किसी पॉइंट से हिंग्ड हो तो उस केस में बॉडी उसी पॉइंट के अबाउट कंबाइंड मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर बॉडी हिंग किया हो, किसी पॉइंट से अटैच्ड है, तो उस केस में कंबाइंड मोशन परफॉर्म करेगा। कंबाइंड मोशन में रिड्यूस मास सिस्टम को का फॉर्मूला जो होता है m1 गुने m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, बस यही 15 कंसेप्ट में आप पूरा रोटेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ था।